बात है, कायदे से सम्राट चौधरी को भी बेउर जेल में चक्की पीसना चाहिए था। सम्राट चौधरी आदमी ही फर्जी है, आदमी ही बहुरूपी है। अब वही मोदी जी कह रहे हैं कि पकौड़ा तलना भी रोज़गार है। अब कह रहे हैं कि रील बनाना रोज़गार है। कल कहेंगे कि टिकटॉक पर नाचना रोज़गार है। तो इसी के लिए इस देश का युवा पैदा हुआ है। सिस्टम में रहे आप, रिटायर भी हो गए। एक बहुत बड़ा आरोप विपक्ष यानी राहुल गांधी लगाते हैं कि वोट चोरी हो रहा है। सबसे पहले तो इसी से शुरू करूंगा। देखिए, वोट चोरी नहीं हो रही है, वोट डकैती हो रही है ना? चोरी शब्द तो छोटा शब्द है, क्योंकि राहुल गांधी ने जो कहा है और जितने उन्होंने सबूत पेश किए हैं, उसके बाद मेरा पक्का विश्वास हो गया कि इस देश में वोट चोरी नहीं, वोट डकैती हो रही है। और जो प्रधानमंत्री मोदी हैं, वो वोट डकैती करके पिछले दरवाजे से प्रधानमंत्री बने हैं। एक तरह से कहें तो गैर कानूनी रूप से प्रधानमंत्री बने, इल्लीगल प्राइम मिनिस्टर हैं। और इस वोट की डकैती में चुनाव आयोग का पूरा सहयोग है भाजपा को। और राहुल गांधी ने जो भी बातें दिखाई, जो कर्नाटक का उन्होंने दिया उदाहरण, या महाराष्ट्र के किस को दिया, उसके बाद स्पष्ट है कि एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है इस देश में लोकतंत्र का गला घोटने का, जो बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर कर रहे हैं। और बिहार में भी इसको किया गया है। एसआईआर जो हुआ, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जिसको कहते हैं, हिंदी में कहेंगे विशेष गहन पुनरीक्षण, है ना, वोटर्स लिस्ट का, उसमें चुनाव आयोग ने जो किया कि 25 जून से 25 जुलाई तक एसआईआर हुआ। और फिर उसमें कहा जा रहा है कि 65 लाख वोटरों के नाम मतदाता सूची से काट दिए गए, जिसमें कहा जा रहा है कि ज़्यादातर लोग अल्पसंख्यक हैं, दलित हैं या पिछड़े हैं, यहाँ तक कि जो बीजेपी के विरोध में वोट देते हैं उनके नाम काटे गए। और चुनाव आयोग को जब सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगाई, तब चुनाव आयोग ने उसको मतलब अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया है। और चुनाव आयोग ने तो शुरू में इतनी तक बेईमानी की थी कि 11 दस्तावेज़ों को मान्य किया था जन्म प्रमाण पत्र के रूप में, उसमें आधार का अता पता नहीं था, जबकि आधार इतना महत्वपूर्ण दस्तावेज है और भारत सरकार जारी करती है। फिर सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगी, तब जाकर उसमें आधार को शामिल किया गया। तो वोट डकैती तो बहुत बड़ा मुद्दा है, इसलिए जगह जगह चौंकाने वाले परिणाम आते हैं। महाराष्ट्र में हर कोई सोच रहा था कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, एनडीए की बन गई। इस तरह राजस्थान में, हरियाणा में, और तो और पिछले लोकसभा चुनाव में वाराणसी से नरेंद्र मोदी खुद पिछड़ रहे थे। शुरू के कई राउंड में, कई चक्र में वो कांग्रेस उम्मीदवार अजय राय से पीछे थे, और बाद में फिर चुनाव आयोग ने तिकड़म किया और मोदी को जिता दिया। तो ये तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मुझे खुशी इस बात की है कि राहुल गांधी ने इसे मतलब राष्ट्रीय मुद्दा, राष्ट्रीय क्या कहें, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया। दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है। और उन्होंने वोटर अधिकार यात्रा भी निकाली बिहार में, जो 17 अगस्त से 1 सितंबर तक निकाली गई। काफ़ी भीड़ भी इसमें आई। तो चलिए, एक बड़ा मुद्दा है। और इस बार यदि चुनाव आयोग ने ज़्यादा बेईमानी की, तो नेपाल की तरह बिहार में भी जेन जी क्रांति हो सकती है। जी, तो आप सिस्टम में रहे हैं। एसआईआर जो बिहार में हुआ है, क्या इससे वोट बैंक पे कुछ असर पड़ेगा? जे इंडिया गठबंधन अब मंशा तो असर डालने की ही है ना। नियत में तो खोट है, नीयत तो साफ नहीं है चुनाव आयोग की। जिस तरह से चुनाव आयोग ने मतलब इसको लेके कर्नाटक में मामला तक दर्ज किया है। कर्नाटक सीआईडी ने 18 बार पत्र लिखा है चुनाव आयोग को, एक दो बार नहीं, 18 बार, और चुनाव आयोग उसका जवाब नहीं दे रहा है। तो इसका तो मतलब है, आप देखेंगे सोशल मीडिया का, पर चुनाव आयोग का नाम चुनाव आयोग पड़ गया है कि भाई मतदाताओं को चुना लगाता है। तो यदि चुनाव आयोग की विश्वसनीयता एकदम खत्म हो गई है, क्रेडिबिलिटी जीरो है इलेक्शन कमीशन की, तो मंशा तो है ही। अब वो तो आपको 14 नवंबर को पता चलेगा कि उस खेल का कितना असर हुआ, कितना असर नहीं हुआ, वो तो। एसआईआर के बारे में बताया गया था पहले बिहार में होगा, जहाँ जहाँ इलेक्शन है उससे पहले करा दिया जाता है। मतलब मनसा कुछ और है। वही बात है ना, टाइमिंग आप देखिए ना, टाइमिंग देख लीजिए। अब ये लोग अगले साल बंगाल में चुनाव है, तो इसके बाद बंगाल का रुख होगा, है ना। फिर यूपी में चुनाव है 27 में, तो यूपी का रुख होगा। देखिए, चुनाव आयोग बिल्कुल मतलब बीजेपी की जेबी संस्था बन गया है, बीजेपी के एजेंट के रूप में काम कर रहा है। ये पूरा लोकतंत्र के लिए मैं इसको बहुत अशुभ मानता हूँ। जी, तो आप सिस्टम में आपको क्या लगता है, इसको बदला कैसे जाए? कैसे इसको सुधारा जाए जो लोकतंत्र पे खतरा बना जाए? आप देखिए, किसी भी देश में अंत में सुधारने वाली जनता ही होती है ना। कोई बाहर से आके कोई नहीं सुधारेगा, है ना। जनता ही सुधारेगी, जनता ही बिगाड़ेगी, और अंत में जनता ही सुधारेगी। वो जैसे सुधारे, वो चाहे मतलब शांतिपूर्ण तरीके से वोट दे के सुधारे, या फिर जनजी क्रांति के द्वारा सुधारे। यही चीज़ें नेपाल में हो रही थी, है, तो ऐसे देखे। हाल ही में मोदी जी अभी आए थे समस्तीपुर में कहा है रील बनाना जो है हमने आसान कर दिया, सोशल मीडिया रील बना के भी लोग कमा रहे हैं, यानी रोजगार बना। अब ये तो मैं क्या कहूँ, ऐसी बातों पर तो इस देश के युवाओं को मतलब सर पीट लेना चाहिए। और ऐसी बात इस देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। ये तो बेरोजगारों के जले पर नमक छिड़क रहे हैं। क्या कोई लड़का इंजीनियर बनता है तो रील बनाने के लिए बनता है?
मेडिकल की पढ़ाई करता है रील बनाने के लिए करता है, छोटे छोटे कमरे में 15-15 घंटे पढ़ाई करता है रील बनाने के लिए करता है। ये तो मोदी जी ने बहुत शर्मनाक बात कर दी। यही मोदी जी 11 साल पहले जब प्रधानमंत्री बने थे 2014 में, तो इन्होंने युवाओं को कितने सपने दिखाए थे। कहा था कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी मिलेगी, है ना? 2 करोड़, तो कायदे से 11 साल में तो आपको 22 करोड़ लोगों को रोज़गार मिलना चाहिए। और अब वही मोदी जी कह रहे हैं कि पकौड़ा तलना भी रोज़गार है। अब कह रहे हैं कि रील बनाना रोज़गार है। कल कहेंगे कि टिकटॉक पर नाचना रोज़गार है। तो इसी के लिए इस देश का युवा पैदा हुआ है। ये तो बहुत शर्म की बात है। देखिए, मोदी ने ऐसा कहा है तो इसकी तो युवाओं को मतलब उनको दंडित करना चाहिए चुनाव के ज़रिए कि आपने क्या मज़ाक बना रखा है। सिर्फ़ मोदी जी 18-18 घंटे डेली काम करते हैं गौतम अडानी के मुनाफ़ा के लिए कि अडानी का मुनाफ़ा बढ़े और बाकी युवाओं के घर चूल्हा भी नहीं जले, युवा बेरोज़गारी का दंश झेलें। ये तो बहुत गलत बात है। जी। आप सिस्टम में रहे हैं, आप आईपीएस रहे हैं, लालू जी के टाइम में भी, नीतीश जी के भी टाइम में। दोनों में गुंडा राज सबसे ज़्यादा किसमें था? बोला जाता है लालू का टाइम गुंडा राज का था। लालू के टाइम में गुंडा राज था, पलटू के टाइम में महागुंडा राज है ना? मैं तो यही कहूँगा। यदि वहाँ उस लालू के समय में जंगल राज था तो आज राक्षस राज है। देखिए, मैं लालू के समय भी, लालू राबड़ी के समय बहुत जिलों का एसपी रहा था। उस समय भी स्थिति अच्छी नहीं थी। सबको पता है कि शहाबुद्दीन का कैसे नंगा नाच होता था और गुंडागर्दी कैसे थी। मैं कोई राजद का प्रवक्ता नहीं हूँ कि मैं उसको सही कहूँगा। लेकिन आज क्या हालत है? आज तो देखिए, जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, वो माफिया डॉन अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी बन गए हैं। अब ये स्थिति है कि हाथ जोड़ के खड़े हैं। ये स्थिति है कि पिछले साल पटना हाई कोर्ट ने अनंत सिंह को AK-47 मामले में रिहा कर दिया। तो कायदे से क्या होना चाहिए था? कायदे से होना चाहिए था कि बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी चाहिए थी। लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री पलटू राम खुद अनंत सिंह के चपरासी बन गए हैं, इसलिए बिहार सरकार ने कोई अपील नहीं की, है ना? और इस वजह से क्या हुआ, अनंत सिंह अब छुट्टा घूम रहा है, चुनाव लड़ रहा है मोकामा से। कल हो सकता है मिनिस्टर बन जाए। तो ये तो पूरा मतलब मजाक चल रहा है। पलटू राम ने देखिए आनंद मोहन को क्या किया। जिस आनंद मोहन को सुप्रीम कोर्ट ने उम्र कैद की सजा दी थी कृष्णैया हत्याकांड में, गोपालगंज के जिलाधिकारी का खून करने के लिए, पलटू राम ने बिहार के कायदे कानून में संशोधन करके आनंद मोहन को समय से पहले जेल से छोड़ दिया। बताइए, मुख्यमंत्री एक खूनी की मदद के लिए कायदे कानून बदल रहा है। जो मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि हम ना किसी को फंसाते हैं, हम ना किसी को बचाते हैं, उनका काम देख लीजिए। तो ये तो बिल्कुल चपरासी बन गया है। और भी इस बार आप देखिए, उम्मीदवारों का चयन देखिए। मतलब एनडीए ने कितने सारे गुंडे मवालियों को खड़ा किया है। मुजफ्फरपुर के साहेबगंज से राजू सिंह चुनाव लड़ रहा है, जिसने दिल्ली में अर्चना गुप्ता का खून किया था। भोजपुर के तराड़ी से माफिया डॉन सुनील पांडे का बेटा चुनाव लड़ रहा है, विशाल प्रशांत लड़ रहा है। कुचाई कोट से अमरेंद्र पांडे और पप्पू पांडे जैसा क्रिमिनल चुनाव लड़ रहा है। तो जगह जगह से एनडीए ने, भाजपा और जदयू ने गुंडे मवालियों को टिकट दिया है। जी। गुंडे मवाली की बात की है, सम्राट चौधरी मेरे जहन में आ गए। बात है, कायदे से सम्राट चौधरी को भी बेउर जेल में चक्की पीसना चाहिए था। जिस कांड की आप बात कर रहे हैं, ये कांड 1995 में हुआ था। मुंगेर जिला के तारापुर में हुआ था, जिसमें सम्राट चौधरी ने 7 लोगों का खून कर दिया था। उसको लेके तारापुर थाना कांड संख्या 44/95 दर्ज हुआ था और सम्राट चौधरी जेल भी गए थे। जब ये जेल गए तो इनके जो वकील थे, उन्होंने एक फर्जी प्रमाण पत्र अदालत में पेश किया, फर्जी सर्टिफिकेट। उसमें कहा गया कि सम्राट चौधरी का जन्म 1 मई 1981 को हुआ है। मतलब ये कांड के समय नाबालिग थे, माइनर थे। और उसी फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर इनको जमानत मिल गई। और बाद में इसी सम्राट चौधरी ने जो इस चुनाव आयोग में हलफनामा दिया, वहाँ जो एफिडेविट दिया, उसके मुताबिक 1995 में इनकी उम्र 26 बरस थी। मतलब ये पूरा पूरी बालिग थे। तो कितने दुख की बात है कि 7-7 लोगों का खून करने वाला आदमी अदालत की आंख में धूल झोंक के बाहर निकलता और बिहार का उप मुख्यमंत्री बन जाता है। इस पर तो नरेंद्र मोदी जी को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए कि ऐसे ऐसे लोगों को उन्होंने अपनी पार्टी में रखा है और डिप्टी सीएम बना के रखा है। सर, वहाँ पर जज की भी तो गलती हो सकती है। एक 25 साल का लड़का और उसको 17 साल बताया जा रहा है, एज में तो फर्क पड़ रहा है ना। दिखने से लग जाता है कि ये 25 साल का। अब देखिए, दिखने से बहुत चीज़ें नहीं होती है ना। एक लिखित की बात, एक सर्टिफिकेट की बात अलग होती है ना? जज को आप नहीं ब्लेम कर सकते हैं। हाँ, ये बात मैं भी मानता हूँ कि आज जब ये बात सामने आ गई है तो आज पटना हाई कोर्ट को इस मामले में सुओ मोटू कॉग्निजेंस लेना चाहिए, स्वतः संज्ञान लेना चाहिए और सम्राट चौधरी को कोर्ट में सरेंडर करने के आदेश लेने चाहिए। क्योंकि ये कोई मतलब लपड़ थप्पड़ का मामला नहीं है, ये 7 लोगों का की हत्या का मामला है। 5 या उससे ज़्यादा लोगों की हत्या एक साथ होती है तो उसको नरसंहार कहते हैं, मैसेकर कहते हैं। तो ये हत्या नहीं, ये तो पूरा नरसंहार का मामला है। और उस नरसंहार का आरोपी माननीय उप मुख्यमंत्री बना हुआ है, ऑनरेबल डिप्टी सीएम। ये तो बड़े मतलब शर्म की बात है। जी। उनकी डिग्री की भी बात होती है।
अब जिस टाइम में बताया जा रहा है कि वो नाबालिग था, हत्या हुई थी, उस टाइम में वो डिग्री की भी बात हो रही है, तो डिग्री फर्जी है उनकी या असली है? 200% फर्जी है। ये पूरा सम्राट चौधरी आदमी ही फर्जी है, आदमी ही बहुरूपिया है। 25 बार तो अपना नाम बदलते हैं, कभी राकेश कुमार हो जाते हैं, कभी ये सम्राट कुमार मौर्य हो जाते हैं, कभी सम्राट चौधरी हो जाते हैं, है ना? बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने लिखित दिया है इनके बारे में, रिपोर्ट लिखित दी है रिपोर्ट कि ये मैट्रिक में फेल कर चुके हैं। और इतना बड़ा ये फर्जी और झूठा आदमी है सम्राट चौधरी कि कहते हैं कि मैंने कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से डिलीट किया है। बताइए, अमेरिका की कैलिफोर्निया मैट्रिक फेल आदमी आप डिलीट भी कर रहे हैं। तो ये तो मैं क्या कहूँ, इस तरह के लोगों ने पूरे बिहार को मतलब कलंकित किया हुआ है। और अब तो प्रशांत किशोर ने यहाँ तक कहा है कि शिल्पी गौतम कांड में सीबीआई ने जिस राकेश कुमार का जिक्र किया है वो और कोई नहीं, सम्राट चौधरी ही है। अब क्या कीजिएगा? उनकी फर्जी डिग्री का भी मुद्दा वही उठाया, उसके बाद वो नरसंहार वाला भी वही ना कहा कि पूरा फर्जीवाड़ा। और ये आदमी अभी भी डिप्टी सीएम बने हुए हैं, थेथर की तरह बात करते हैं। बताइए, सम्राट चौधरी जंगल राज की बात करते हैं, जबकि सम्राट चौधरी के जो पूज्य पिता हैं शकुनी चौधरी, वो खुद लालू राबड़ी सरकार में मिनिस्टर थे। तो पहले तो अपने पूज्य पिता से जाके ना पूछिए कि आप जंगल राज में क्या कर रहे थे। और तो और सम्राट चौधरी ने अपनी राजनीति राजद से शुरू की। ये राजद के विधायक रहे हैं, राजद सरकार में मिनिस्टर रहे हैं, लेकिन आज ये जंगल राज की बात कर रहे हैं। देख लीजिए किस कोटि के बेशरम आदमी हैं। जी।